मत ले 14 को नहीं आया था 14 को तेज आया था। वो तेज क्या नाम है? तेज नहीं आ रहा, तेज कहाँ चला गया? तभी डेंगू हो गया। डेंगू हो गया? डेंगू बहुत चल रहा है, बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तुलसी भी जल्दी दे आप। आसमिन कहाँ गया? बाहर जा रहा है। अच्छा, शुरू में बैठो। मैं अपनी टेस्ट जमा करती हूँ। टेस्ट अभी जमा नहीं करेंगे, परसों बाद में खाना नहीं खाओगे। सही से देखने का मौका मिला। क्या देखना है तुम लोगों को? अरे क्वेश्चन पेपर सब रिपीट हो जाते हैं ना। आप जितने क्वेश्चन दिए थे आप एक बार सबके आंसर बताए थे, तो पता चलता हमारे घर से कौन सुन क्या करते हैं। हाँ तो ऐसे बता दो। अब बच्चों को देख रहे हो स्ट्रेंथ कितनी कम रहती है। अरे तुम जिससे आना मैं आज वैसे भी भूल गई पेपर लाना, सच बताऊं तो मैंने बना के रख दिया था, पर जब मैं घर से निकली हूँ तो मैंने इसके साथ सामान साथ में रखा। जब आधे रास्ते आ गई तो फिर मुझे याद आया टेस्ट कॉपी भूल गई हूँ। चलो कल दिखा दूंगी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैदान में कितना पढ़ाया था? निचले मैदान में गंगा कितने भागों में बांटा हमने मैदानों को? 3। कौन से? आलो अनमोल सॉरी बात करो। हाँ बताओ, उत्तर भारत के मैदान को हमने कैसे बांटा? और उत्तर भारत का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर भारत का मैदान का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र, मतलब सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तक, है ना? और कैसे बांटा है उसको हमने? 3 क्षेत्रों में। यस। कौन से? ये तो गंगा जी का बांटा है, मतलब गंगा का मैदान बांटा है हमने ऐसे। पंजाब हरियाणा मैदान। हाँ, पहला पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा का मैदान। उसके बाद मैम ये आ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान हमने 3 पार्ट में बांटा। कैसे? उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। उच्च गंगा मैदान में कौन सा एरिया आ रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। मध्य गंगा मैदान में प्रयागराज का क्षेत्र, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना? और यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? बाढ़ग्रस्त, है ना? बाढ़ग्रस्त होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ तो है। कौन सी जलोढ़ है ये बताओ? खादर जलोढ़ है। समझ में आ गया खादर जलोढ़ क्यों कह रहे हैं? खादर जलोढ़ वो जलोढ़ है जहाँ पर मृदा क्या है? नई मृदा हर बार आ जाती है। और हर बार मृदा कैसे आएगी? बाढ़। और बाढ़ कौन आ रहा है? नदियां आ रही है। उसका निम्न गंगा मैदान में कौन सा था? पश्चिम बंगाल, यानी कि गंगा नदी का डेल्टा का जितना मैदान है वो क्या है आपका? किसमें आ रहा है? निचले गंगा मैदान में। सबसे ज्यादा उपजाऊ, यानी कि उपजाऊ भूमि कौन सी है? डेल्टाई क्षेत्र। क्यों? नदियां जो फ्लो करती हुई जाती हैं तो सारा जो खनिज है कहाँ पर लाके डाल देती है? डेल्टाई क्षेत्रों में। डेल्टाई क्षेत्रों के बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा उपजाऊ है? सुने नहीं तो मेरी बात। डेल्टाई क्षेत्र उपजाऊ है सर्वाधिक, उससे कम उपजाऊ कौन सा होगा? खादर नहीं होगा? खादर होगा कि नहीं होगा? नवीन मिट्टी आ रही है ना, तो खादर होगा। बांगर क्या है? पुरानी मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ है। कब उपजाऊ है? किसके अपेक्षा? खादर की अपेक्षा। अच्छा, और ये बताओ, अब हम लोगों ने उच्चावच के आधार पर भी बांटा था। उच्चावच के आधार पर कैसे बांटा? सबसे पीछे उत्तर में क्या है? उत्तर में गणित, फिर ब्रज हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, तराई क्षेत्र के दक्षिण में, खादर के दक्षिण में बांगर। ठीक है। अब खादर बांगर में मैंने बताया था जहां नदियों का क्या होगा? मान लो ये है नदियां, ऐसी नदियां आ रही है। ये कौन सा हो गया? भाबर क्षेत्र। भाबर के बाद ये वाला क्षेत्र जो हो गया आपका तराई, क्योंकि नदियां क्या करेंगे? अपना पानी चलाएंगी। तराई क्षेत्र के बाद फिर कौन सा आ गया आपका? खादर।
खादर के बाद बांगर। अब नदियां ऐसे फ्लो कर रही है तो पानी बाढ़ों का यहाँ भी आएगा ना। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, खादर, इसके बाद क्या हो जाएगा, बांगर। समझ में आ गया। फिर एक नदी यहाँ भी आ रही है, फ्लो कर रही है, यहाँ नदी में बाढ़ आएगी तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, खादर। इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बांगर। समझ में आ गया। नदियों के किनारे किनारे वाले क्षेत्र क्या होंगे, खादर, और जबकि नदियों से दूर वाले क्षेत्र क्या होंगे, बांगर। अगर सीक्वेंस में पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तो कैसे लगाओगे, उत्तर से दक्षिण। हाँ, उत्तर से दक्षिण बता दो, दक्षिण से उत्तर बता दो, कोई एक सीक्वेंस बताओ। मध्य वाले दक्षिण से उत्तर लगाओगे, पहले तो उत्तर से ऊपर लगा दो ना, नीचे से चेंज कर दे, ऊपर लगा दो। मध्य मध्य शिवालिक, बांगर, फिर तराई, बांगर, फिर खादर। वो खादर क्षेत्र कहाँ होगा, गिरिपाद पर ना। वहाँ पर क्या उपजाऊ दृष्टि उपजाऊ होगा नहीं, क्यों, वहाँ पर पत्थर होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, वहाँ मिलेगा एकाधिकता का पौधे मिलेंगे, और ऐसे पौधे मिलेंगे जिनकी जड़ें कैसी होंगी, जिनकी जड़ें भूमि में बहुत अंदर तक गई होंगी। कारण क्या होगा, भूमि में अंदर जाने का जड़ें भूमि में अंदर जाने का कारण क्या होगा, क्या चीज मैम, क्या क्वेश्चन, पौधों की जड़ें भूमि में नीचे तक जाने का कारण क्या पानी होगा, की तलाश, पानी की तलाश में ना, पानी की तलाश में। अब मैंने बताया था भावर क्षेत्र में क्या होती है, नदियां कैसी है, मुख्य है भावर क्षेत्र में, बाबर क्षेत्र में पथरीला क्षेत्र होता है ना, पथरीला क्षेत्र नदियां क्या है, मुख्य है, यानी कि नीचे आ रही है। अगर वहां पर पानी पेड़ पौधे लगे भी होंगे तो पानी कहाँ मिलेगा, पानी तो नीचे होगा ना, तो पानी की तलाश में वो नीचे जाएंगे तो जड़ें कैसी होंगी, नीचे तक होंगी। ऐसे ही पेड़ होंगे भावर क्षेत्र में, खेती नहीं होगी। तराई क्षेत्र में खेती होगी, तराई क्षेत्र की विशेषता होगी यहाँ पर जंगल पाए जाएंगे, पाए जाएंगे कि नहीं, अपने अभी में पाए जा रहे हैं, बिजनौर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उत्तराखंड कटीमा टनकपुर पाए जा रहे हैं ना जंगल। तराई क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। पर क्या हुआ, किसी टाइम में जंगल की मतलब पेड़ पौधों की क्या होती थी, उपयोगिता को नकार दिया, और नकार के वन काट दिए, वन काट के यहाँ पर क्या बना दिया, भूमि योग्य मतलब कृषि योग्य भूमि बनाई, इसलिए वन की क्या हो गई यहाँ पर मात्रा कम हो गई। नहीं तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं पीलीभीत में, यहाँ पे क्या थे, वन थे, पर हम लोग मानव इतना क्या है, चतुर प्राणी है ना, उसने पेड़ों को काटा और कृषि करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद कौन सा तराई के बाद आ रहा आपका, खादर। खादर में क्या है आपकी, पुरानी हर साल बाढ़ आएगी, नई मिट्टी आती है, कंकड़ पत्थर की क्या रहता है, अभाव रहता है। जबकि बांगर मिट्टी में क्या रहेगा, कंकड़ पत्थरों का प्रचुरता यानी कि अधिकता रहेगी। इसमें एक रेह का उदाहरण दिया था, रेह क्या है, रेह और गुड़, दो चीजें बताई थी। रेह को उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं, बताओ जरा, तुम लोगों ने कल की छुट्टी में कुछ पढ़ा नहीं, कल तो नहीं पढ़ा, भैया दूध बनाते थे, कितने लोग मेहमान आ रहे थे, सोनू बताओ, रेह और कल्लर और गुड़ क्या थे, बांगर मिट्टी में ही मिल रहे थे, एक तरह से टाइप। और ये कौन से प्रदेश में पाए जा रहे थे, पश्चिमी यूपी में पाए जा रहे थे, मध्य यूपी में पाए जा रहे थे, या आपके निचली गंगा मैदान में पाए जा रहे थे, बताओ ये वाले मैदान कहाँ पाए जा रहे थे, कौन जा रहे, जहाँ पर ज्यादा सिंचित कार्य हो रहा है। बताया था सिंचित कार्य के द्वारा पानी में क्या होता है कि इसका गुण आ जाता है, मिट्टी में पानी क्या चलता है, भूमि से ऊपर की ओर चल रहा है। जब वो भूमि से ऊपर की ओर चल रहा है तो उसके खनिज पदार्थ होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, मिट्टी में यानी धरातल पर जमा हो जाते हैं, और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ऊपर का मैदान भाप का कैसे हो जाता है, सफेद चादर, नमकीन सफेद चादर बिछ जाती है ना, उसको क्या कह देते हैं हम, रेह। उत्तर प्रदेश में उसको कहते हैं कल्लर। और यहाँ पर क्या है, चूना की ग्रंथियां पाई जाती है ना, आगे समझ में याद आ गया कि नहीं। और गुड़ क्या था, गुड़ वो स्थान था कहाँ पाया जा रहा है, मुरादाबाद और बिजनौर के क्षेत्र में, जहाँ पे ऊपर की धरातल क्या है, नम है, और प्राकृतिक आपदा के कारण यानी कि
भंडारण क्या हो जा रहा है, उसका क्षय हो जा रहा है, और उसके नीचे पथरीली क्या आ जा रही है, भूमि, पथरीली चट्टान है ना, उसको क्या कह रहे हैं, धूल। समझ में आ गई? इतनी बात हो गई थी ना पूरा। अब हम बात करेंगे पश्चिमी मैदान। भूल वाला दोबारा बता। देखो भूल वाला बता रही हूँ। जैसे मिट्टी होती है ना, बजरी, नदियां साथ लाई, मोटी मोटी बजरी लेके आ गई, उसके बाद उसके ऊपर क्या डाल दी, मिट्टी लेके आ गई, मिट्टी बिछा दी, तो वो बजरियां उसके नीचे दब गई। अब जो मिट्टी वाला हिस्सा था वो नम है, मानो मुलायम है वो वाला, दलदल रूप में, दलदली रूप में नहीं मानो, ऐसे मानो बहुत पतली सी परत है, उस पतली सी परत का क्या हो गया, क्षय हो गया। कभी कभी देखते हो ना कि पतली सी परत का क्षय हो गया, उसके नीचे क्या बजरियां निकल गई, तो जो बजरियों का ढेर निकलता है उसको कह रहे हैं धूल। तो ये भूल वाली जगह ये मुरादाबाद बिजनौर वाले एरिया में ज्यादा मिल रही है ये वाले। अब पूछो क्यों बिजनौर वाले एरिया में क्यों ज्यादा मिल रही है, गंगा नदी प्रवेश कर रही है ना, तो आपका कहीं ना कहीं भांगर क्षेत्र है ना, बजरी पथरी ला रही है तो वो नीचे दब गई। अब ऐसे सोच लो, घर में कभी हम लोग काम कर रहे होते हैं, घर बन रहा होता है, तो बजरी होती है, बजरी है, उसके ऊपर हमने रेता डाल दिया, तो रेता क्या होगा, ठोस जम गया, ठोस मात्रा हो गया, फिर हम जब उसको फर्श को उखाड़ते हैं तो नीचे बजरी के ढेर निकलते हैं, तो ऐसे समझ लो। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, बजरी के ढेर मिल रहा है कहीं कहीं मैदानों पर, तो उसको क्या करें, पूरे मुरादाबाद में, पूरे मुरादाबाद, ऐसे नहीं कि पूरे मुरादाबाद क्षेत्र में मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे, नदी के किनारे, नदियों के किनारे के आसपास। अब हम बात देखो, कल मैंने ऐसे बताया था चित्र, ये आपका हिमालय था, कौन हाँ कर रहा है, क्या वो ये वाला था ना कुछ, ये असम का क्षेत्र था, ये पंजाब का था, ये उत्तर प्रदेश का था, सोनू कहा जाके, और ये आपका कहाँ का था, हरियाणा का मैदान। इसके पास आपका क्या है, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। अब बताओ मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है क्या, और कहाँ पाया जा रहा है, थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा के बाद अटकामा के बाद थार दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे पे आता है, ठीक। और भारत के पहले नंबर पर, जिसका विस्तार अरावली के कहाँ पर है, अरावली के पूर्वी, पूरब में, अरावली के पश्चिम में, पश्चिमी क्षेत्र, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है आपका, थार मरुस्थल का विस्तार है, ठीक। ये बना लिया, कुछ इस तरह से है थार का मरुस्थल, पूरा ऐसे निकल पाया, आप ऐसे इसको समझ नहीं, बनाना नहीं है, इसको नहीं बनाना, इसको हम भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं, महान मरुस्थल भी कहते हैं, बड़ा है इसलिए भारत का महान मरुस्थल क्यों कह रहे हैं इसको, पता नहीं क्या वजह है। बड़ा है ना क्षेत्रफल में, इसलिए महान मरुस्थल कह रहे हैं, सहारा का मरुस्थल तो बड़ा महान है, ऐसे ही क्या है, भारत सटीक नहीं है ना, पर भारत में इसको भारत का थार मरुस्थल या महान मरुस्थल भी कहते हैं, थार मरुस्थल का नाम है इसका, और वैसे कहोगे तो महान मरुस्थल भारत का कौन सा है, थार, ठीक है। एक ही तो मरुस्थल है, दो चार होते तो कंपेयर कर लेते हैं, एक ही हो गया, इसको महान मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और पाकिस्तान में भी ये फैला हुआ है क्या, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं बताओ, थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में क्या नाम है, 3-4 बार ये नाम ले चुकी हूँ मैं आपके सामने, 3 ऑप्शन दीजिए ना, ऑप्शन दीजिए, बता दें, ऑप्शन नहीं दूंगी अब मैं, पहला अक्षर बता दीजिए, चा से है और लास्ट है ना से, बताओ आलो,
जब मरुस्थल पढ़ा रही थी विश्व के तब भी बताया था, उसके बाद अभी जलवायु में पढ़ाया था, उसमें भी बताया था। एक बार नाम आया था, तुम लोग नाम ही याद नहीं रखते हो। चिलाइस्तान, भारतीय मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चिलाइस्तान। समझ गए? पहला बता दो, आखिरी में बता दो, नाम पता ही नहीं है। अब इसकी पश्चिमी सीमा पता चल गई। पश्चिमी सीमा कहाँ से मिल रही है? पाकिस्तान से। दक्षिणी सीमा कहाँ से मिल रही होगी? गुजरात से, है ना। इसके बाद क्या है? गुजरात राज्य ना। दक्षिणी सीमा गुजरात, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान, उत्तरी सीमा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र। तो यहाँ पर लिख दे पीबी और HR। पूर्वी सीमा कौन सी होगी? अरावली श्रेणी। अब मुझे ये बताओ, जो आपका मरुस्थल है, ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये क्या प्राकृतिक भारत का हिस्सा है या नहीं? आलोक, राजस्थान का जो क्षेत्र है प्राकृतिक भारत का हिस्सा है या नहीं? नहीं है। पक्का नहीं है? पक्का नहीं है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है कि नहीं है? और उत्तर भारत नवीन है। तो फिर अब बताओ, अरावली प्राचीनतम यहाँ कैसे आ गई? बोलो, अरावली प्राचीनतम जब इसका हिस्सा तुम कह रहे हो, राजस्थान प्राचीन भारत का हिस्सा नहीं है, अरावली कह रहे हो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। कब की बनी हुई है? प्री कैम्ब्रियन की बनी हुई है। तो फिर, और जबकि उत्तर भारत क्या है? नवीन है। जो मैदानों का निर्माण हुआ है नियोजन युग में हुआ है कि नहीं है? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? कुछ तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। अरावली से पुराना है तो ये भी क्या होगा? प्राकृतिक भारत होगा कि नहीं? हाँ होगा। रेत है, जस्ट उसके ऊपर रेत आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे क्या है? नीचे तो धरातल कठोर ठोस होगा ना, उसके ऊपर रेत आई है ना। रेत कौन लाया है? राजस्थान में या आपके जो मरुस्थल होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? नदियां करती है, पवन करते हैं। और मैदानी क्षेत्र का निर्माण कौन कर रहा है? नदियां कर रही है। निर्माण तो दोनों ही कर रहे हैं ना मैदान का, पवन भी कर रही है और आपकी नदियां भी कर रही है। नदियां जो मैदान का निर्माण कर रही है वो कैसा हो रहा है? एक फ्लैट हो रहा है और ये पवन के अनुसार होता है। पवन अगर पूरब से पश्चिम चलेगी तो रेत के टीले कहाँ बनेंगे? आप मुझे बताओ, पवन अगर पूरब से पश्चिम चलेगी तो रेत के टीले कहाँ बनेंगे? पूरब में बनेंगे, पश्चिम में बनेंगे? और पश्चिम से पूरब चलेगी तो आगे बात समझ में। तो यहाँ के जो मैदान है, मैदानी टीले हैं मरुस्थल के, वो स्थायी है या अस्थायी है? स्थायी है। लांची कह रहे स्थायी है। स्थायी है अस्थायी है? क्यों? वो पवनों का क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं ना। टीले पवनों का अनुसरण कर रहे हैं तो क्या है? ये अस्थायी है। सुबह आप देखोगे टीला इधर है, शाम को आप देखोगे टीला इधर है। समझ में आ गया? तो राजस्थान में ये चीजें बहुत भटकने वाली होती हैं। अब बात कर रहे थे, हमने कहा कैसे प्रमाण हुआ है? ये क्या है? ये प्राकृतिक भारत का हिस्सा है। प्रमाण भी तो मिले हुए कुछ। थार मरुस्थल को हमने दो पार्ट में बांटा, पूरब और पश्चिम। पूरब हिस्सा कौन सा होगा? इसका इधर वाला। पश्चिम हिस्सा किधर वाला होगा? पाकिस्तान वाला। पूरब के हिस्से में इनके ग्रेनाइट नीस की क्या मिल रही? चट्टानें मिल रही कहीं। और ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें किसकी परिवर्तित रूप है? अग्नि चट्टानों का। अग्नि चट्टानों का परिवर्तित रूप है। अग्नि चट्टानें कहाँ है? धरातल के अंदर होती है, फिर जब ऊपर आती है तो परिवर्तित होती है। तो किसमें बदलती है? ग्रेनाइट और नीस में। तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में क्या पाए जा रहे हैं? कहीं कहीं पर चट्टानें पाई जा रही है। इससे माना गया है, ये प्रूफ करता है कि जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो किसका है? प्राकृतिक भारत का ही हिस्सा है। क्लियर होगी इतनी बात है? नहीं, यहाँ पर क्या है? पूर्वी में कहीं नहीं है, ये नहीं है कि हर जगह है। एक इसकी विशेषता ये होगी। दूसरी तरफ इसके अपोजिट क्या आ गया? पश्चिम।
सकते हैं कितने साल पुराना कितना ये पुराना होगा ये? जितना पुराना प्रायद्वीपीय भारत है उतना ही पुराना ये भी तुम कहीं भी इसमें है। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है। तो कब कब निर्माण हुआ होगा ये सोचो, जब पैंजिया का था तभी का तो है वो, पैंजिया का तो है, गोंडवाना और अंगारा में ये चीज बन रही थी ना। एक ही वो था ना, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर ये टूटा अलग बात में, ऊपर वाला क्या हो गया अंगारा, जिसको लारेशिया भी कहते हैं। दूसरा नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना। इसी गोंडवाना लैंड के कौन कौन से देश बने हैं, मतलब कौन कौन से कॉन्टिनेंट है गोंडवाना में? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या बच रहा है आपका अंटार्कटिका। और लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। समझ में आ गया? तो अब ये भारत जब यहाँ से टूटा तो जितना पुराना ये इसी भूखंड का टुकड़ा है, जबकि जो आपका क्या बन रहा है, हिमालय वाला क्षेत्र बन रहा है, वो है नवीन। समझ में आ गया? वो इनका पार्ट नहीं है, जबकि बाकी सारे किसके पार्ट है, इसके गोंडवाना लैंड के। तो आपका जो राजस्थान का भी पार्ट है वो किसका पार्ट हो गया, गोंडवाना का हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गई की बात? अब जहां पर इसके पूर्व में क्या है, चट्टाने मिली ना, इससे प्रूफ कर रहे हैं कि राजस्थान क्या है, नवीन नहीं है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। और किससे प्रूफ हुआ है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिली है जगह जगह वहां से। अब जहां पर यहाँ पर पवनें क्या चल रही है, हल्की स्पीड में चलती है, इसके अपोजिट क्या है, पवन तेजी से चल रही है। और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, लेडी वो आपके रेत के टीले मिल रहे हैं। इन रेत के टीलों को क्या कहते हैं, बरखान। कहाँ मिल रहे हैं, और अधिकतर कहाँ मिलेंगे बरखान, अधिकतर मिल रहे हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में बरखान। अब देखो हवा चल रही है ना, अब मैंने कहा हवा उधर से पश्चिम चल रही है, तो टीले कहाँ बनेंगे, पश्चिम में बनेंगे। और पश्चिम में बरखान, पश्चिम में जाओगे तो पाकिस्तान पड़ रहा है ना, राजस्थान के। तो अधिकतर ये बरखान जो टीले मिलते हैं किधर मिल रहे हैं, पश्चिम में मिलेंगे, पाकिस्तान के क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगे, जबकि भारत के जो थार मरुस्थल है उसके वहां पर कम मिलेंगे। अब आपने वो देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे कुछ लताएं सरिताएं बनी होती हैं, लेयर्स बनी होती है ना, देखी है, मूवीज वगैरह देखे होंगे, ऊंट चलते हुए देखे होगी नहीं, वो पिक्चर तो जरूर देखी होगी। आमिर खान को, आमिर खान कह रहे हैं, सलमान खान, ये देखो उसका फेवरेट होता है सलमान खान, सलमान खान नाम दिया है। हाँ इटली से आता है, उसने पिक्चर का नाम बता दिया। मैं तो वो बता रही थी, पहली पिक्चर है, पहली में भी दिखाया है ना, शाहरुख खान की, इसमें वो भूतनी बनी है, रानी मुखर्जी होती है ना उसमें, भूत की कहानी है उसमें। पहली मैंने देखी नहीं है, बस ऐसे पहली मूवी है, नहीं देखी है, चलो कोई नहीं, अरे बाद में देख लियो, देख लेना। अब वो नहीं देखी होगी तो वो वाली पिक्चर तो देखी होगी, हाँ तुमने वो देखी होगी। एक वो भी है चंद्रमुखी, नाम बस हो गई कॉमेडी। अरे बॉर्डर देखी है ना सबने, बॉर्डर में भी देखी, हवा बदल गई है, टीले बदल जाते हैं ना। सुनील शेट्टी का एक वो भी है, उसमें क्या डायलॉग है, ये राजस्थान है साहब, यहाँ पर मैं ही यहाँ का बेटा हूँ तो मुझे पता है ये भटका देती है, दिन में हवाएं करो कुछ होता है, रात में हवा करो कुछ होता है। तो दिन में टीले आपको कहाँ दिख रहे हैं, आप ये बताओ। आपको मैंने पवने पढ़ाई है, स्थायी पवने पढ़ी है, और आपने मौसमी पवने पढ़ी है। मौसमी पवनों के अंतर्गत हम लोग कौन से पढ़ रहे थे, स्थल से सामरिक यानी समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। दिन में पवने कहाँ से चल रही है, दिन में पवन स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, बताओ सैफ। देखो पेज पढ़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, पेज पलटने से दिमाग होना चाहिए। दिन में क्या होता है, सूर्य है, सूरज है, तो यानी कि धरातल जल्दी गर्म हो रहा होगा। जब धरातल जल्दी गर्म हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, निम्न दाब की स्थिति होगी, और समुद्र देर से गर्म हो रहे हैं, वहां पर उच्च दाब की स्थिति होगी। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, तो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी दिन में हवाएं। जबकि इसके अपोजिट शाम को क्या होगा, मतलब रात में स्थल से समुद्र की ओर। क्यों, अब शाम आते आते समुद्र क्या हो जाएंगे, गर्म, और स्थल हो जाएंगे ठंडे। और आपने मरुस्थल के बारे में एक कहावत सुनी होगी, वो जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा भी होता है। इसलिए राजस्थान में दिन अब गर्म होंगे और दिन की अपेक्षा रातें अधिक
टीले किधर बन रहे होंगे? उत्तर की तरफ। मान लो ऐसे समुद्र है, ठीक है, हवाएं ऐसे चल रही होंगी तो टीले बनेंगे यहाँ, और शाम को हवाएं कैसे चलेंगी? इधर, तो टीले बनेंगे यहाँ। ये टीलों का क्या हो गया? परिवर्तन हो रहा है, ये स्थायी नहीं है, कैसे है? अस्थायी। और इन टीलों के बनने को क्या कहते हैं हम? बरखान। क्लियर है इतनी बात? हवाओं को पता चल गया। बात करते हैं अरावली के, जो ये वाला क्षेत्र है। अब ये तो नहीं है जैसे अरावली खत्म हुआ मरुस्थल शुरू हो गया, हो सकता है क्या ऐसे? नहीं है ना। अब जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे गिरिपाद खत्म हो रहा है वैसे क्या एकदम मैदान क्षेत्र शुरू हो गया? नहीं ना। ऐसे क्या है, जैसे अरावली का क्षेत्र खत्म हो रहा है, अरावली खत्म हो, वहां पर थोड़ा थोड़ा क्या मैदानी क्षेत्र है, इस साइड भी और इस साइड तो मैदान नहीं है। ऐसे में राजस्थान में स्थानीय भाषाओं इस मैदान को क्या कह रहे हैं? ये क्या है? स्थानीय भाषा में, वरना ये क्या है आपके? राजस्थान में इसको क्या कह रहे हैं? स्थानीय भाषा में। नॉर्मल पेपर में ये पूछा जाएगा कि आप इसके नाम की जगह कोई और दे दिया जाएगा, यानी कि आपके जो है अरावली के सहारे जो आपके मैदान का निर्माण हो रहा है, उन मैदानों का नाम ये ना देके कोई और नाम दे दिया, फिर आपको नाम पता होना चाहिए। क्या है ये? आपके घास के मैदान है जो कहाँ हो रहे हैं? अरावली के सहारे बन रहे हैं। और ऐसी भूमि कैसी होगी? कृषि योग्य होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? अब यहाँ से अरावली से एक नदी निकल रही है ना अजमेर के पास, कौन सी नदी निकल रही है? प्रमुख नदी है दूनी नदी। और ये कैसी है? वहीं से उद्गम है, वहीं पे है। मतलब मौसम होगा, जैसे बारिश होती है ना, ऐसा नहीं मरुस्थल में बारिश नहीं होती, मरुस्थल में बारिश होती है। तो जब बारिश होगी तो ये सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? राजस्थान की। सबसे प्रमुख नदी भी ये कौन सी है? राजस्थान की। नदी का नाम है, लुप्त कहाँ हो जाती है? भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती। कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में। अब लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां कृषि होती है कि नहीं होती है? होगी ना, वहां कृषि होती है। तो सब जगह रहती तो पानी कहाँ से आता है? सब जगह राजस्थान में उद्गम भी वहीं से वहीं विलीन हो जाती है, तो अजमेर के पास है। अजमेर के पास नामक, वो सुना है? अब मुझे ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वहाँ नामक सागर डांस मतलब नाम क्या है, देखो नहीं, झील का नाम है आना सागर। अजमेर में झील है। मुझे लगता है कि वहां से, क्योंकि अजमेर के पास उद्गम बताया है ना, अब ये नहीं कंफर्म है कि वहीं से है कि नहीं है, पर अजमेर के पास से क्या है? लूनी नदी का उद्गम है। और ये आती है किधर जा रही है? बह के पश्चिम की ओर, और मिलती है आपके कच्छ के रण में। एकमात्र नदी है राजस्थान की जो सबसे लंबी है। और ये कब आ जाएगी कच्छ के रण में? जब मौसम कैसा होगा? मानसूनी। ठीक है, तो यहाँ पर नदी में पानी भी कब होगा? मानसूनी टाइम पर होगा, वैसे पानी नहीं होगा। समझ में आ गई? लूनी नदी की खास विशेषता है, लिख लो। अरावली से निकल के कच्छ के रण में मिलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। दिखाते हैं जो आप बात कर रही है, कच्छ के रण में जाती है, वहाँ का कुछ एरिया लगभग 40 किलोमीटर एरिया दलदली दलता है, तो वहाँ पर कृषि कैसे हो सकती है? कच्छ के रण में दलदल है ना, हम तो राजस्थान में कृषि की बात कर रहे हैं, वो भी अरावली के साथ जो मैदान है उसके दूर नहीं। अभी मैंने क्या बात कही थी? ये बात कही है जैसे अरावली हुए वहां तुरंत रेगिस्तान से शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी दूर पे जाके हुआ है ना। तो वो जो यहाँ पर आपका जैसलमेर के इधर जोधपुर वगैरह एरिया है, तो वो चीज यहाँ पर आएगी ना, तो उधर आगे क्या होगा? कृषि योग्य है लूनी नदी। जैसे मरुस्थल में जाएगी, मरुस्थल में पहुंचती है, पर कच्छ के रण में जाके बिल्कुल क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जो दलदली क्षेत्र में मिल रहा है वो कच्छ के रण में मिल रहा है। अरावली से निकलकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता ये लिख लो, भारत
घाट हो गई, इसके बाद अन्नामलाई हो गई, ये कौन सी हो गई कार्डमम पहाड़ियाँ, ये हो गई आपकी पालनी की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत में 3 है, पालनी की पहाड़ियाँ पूरी तरह से तमिलनाडु में है, जबकि ये केरल और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर बनाती है। लिख लिया लूनी के बारे में, ये लिख लिया। अरावली के पश्चिम सारे जो क्या है मैदानी क्षेत्र है, उसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कह रहे हैं, बांगर। एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान की रेत है जो, उससे कितनी गहराई तक खोदा की रेत ही दिखाई देती है? जैसे आप बता रहे हैं गुजरात के पास के क्षेत्र में मुझे लगता है नहीं, आपने कहा राजस्थान 10 से 12 फीट तक तो होना चाहिए, मुझे लगता है। आप कह रहे हैं गुजरात के बराबर बात के क्षेत्र में रेगिस्तान लगना शुरू हो जाता है। हाँ, तो गुजरात का जो उत्तरी गुजरात है पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि कच्छ के रण में भी क्या है आपके रेत ही रेत तो है। अब वो क्या है वहां का कच्छ के रण में पानी जो समुद्र का पानी आता रहता है, इसलिए वहां दलदली भूमि है। समझ के आ गए? कच्छ के रण में क्या है दलदली भूमि, इसलिए वहां पर समुद्र का पानी क्या करता है एंटर करता है, इसलिए वहां पर दलदली भूमि है। अब यहाँ मैंने कहा था ना कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको लोकल भाषा में कहते हैं रोही सॉरी, स्थानीय भाषा में रोही को क्या कहेंगे, कृषि योग्य भूमि को क्या कहेंगे, रोही। जैसे बागर क्या कह रहे थे, स्टेपी घास के मैदान को कह रहे थे बागर, और कृषि योग्य भूमि को क्या कहते हैं लोकल भाषा में रोही। बरखान रेत के टीले, मरुस्थलीय मैदानों का निर्माण अधिकतर कौन कर रहा है, पवने कर रही नदियां कर रही हैं, पवने। टेस्ट किस चीज का है? ज्योग्राफी नहीं मैं किस पोर्शन में पूरी ज्योग्राफी करते हैं। क्या बताना है? अरावली श्रेणी बताऊं क्या इसको? अच्छा देखो ये अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो लगा हुआ मैदान है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बागर। और बागर क्या है स्टेपी घास के मैदान है। ऐसे जहां पर नदी निकल गई आपकी लूनी, वहां पर कुछ कृषि योग्य भूमि होगी, कृषि योग्य भूमि को लोकल भाषा में कहा राजस्थान में कह रहे हैं रोही। वैसे हम कहते हैं खेत है, खेत मतलब है कृषि हो रही है, वहां पर क्या कहेंगे रोही। रोही का मतलब क्या है, ये भूमि ऐसी है जहां पर हम क्या कर रहे हैं कृषि कर रहे हैं। मैम इस बार टाइम टेबल ग्रुप में नहीं डाला, इस बार टाइम टेबल ग्रुप में इसलिए नहीं डाला था, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग टेस्ट नहीं करोगे इसलिए। नहीं मैम टेस्ट देना तभी तो मालूम चलता है, मालूम तभी तो चलता है, ग्रुप में पढ़ा होता। तुम क्लास में आ भी नहीं रहे थे ना इतने दिन से। नहीं मैम एक 10 तारीख को टेस्ट आपने लिया है, 9 को मैं आया, 9 को तुम आए थे, 10 को भी आ जाते तो टेस्ट ले लेते। देखो ये लड़कियां फंस गई थी उस दिन, नहीं क्लास लेने आई थी। हमें तो इस लगा छुट्टी थी इसलिए हम नहीं आए, क्यों हमें तो टाइम टेबल की धनतेरस थी 10 तारीख को, इसी चक्कर में मम्मी ने मना कर दिया कि छुट्टी होगी। पर कुछ बच्चों को टाइम टेबल पता है, इससे पूछो, संपर्क करो, सोनू को पता है, आलोक को भी पता है। ग्रुप है सभी के मानो को उसमें है, अरे डाल दिया पर्सनल मानो मेरी है। चलो इतना कर लिया, राजस्थान का मैदान खत्म हो गया। इसके बारे में आपको लिखना है, लिखने को ज्यादा आएगा भी नहीं। अब हम बात करेंगे तटीय मैदानों की। अब ये बताओ तटीय मैदानों का निर्माण कौन करता होगा? मैं अब साथ करते होंगे। अब साथ कौन ला रहे हैं? समुद्र और नदियां। अब साथ समुद्र ला रहे हैं कि नदियां ला रही हैं? नदियां ला रही हैं, नदियों से समुद्र में जा रहा है, समुद्र की लहरों से फिर इधर को आया तो तटकन आगे बात समझ में, ये चीज मैं बता रही हूँ मैं कैसे। समुद्र कुछ लेता नहीं है, इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है। समुद्र आपसे कुछ नहीं लेगा, जो आप दोगे सिर्फ वो आपको वो वापस कर देगा। आप अगर उसमें पूरा डालोगे ना वो आपको वापस कर देगा। ऐसा इंसान सबसे सही रहता है जो आप दो अच्छा दो तब वो
न्यूज आई थी इसमें समुद्र का सारा पूरा तटों पे आ गया था, कैसे? लहरों से आता है वो मैम को नहीं, उसमें न्यूज में बहुत ज्यादा इसमें कोई रीजन होता है। देखो अब मेरी बात सुनो, जो कचरा पैच बोलते हैं। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, इंसान वास्तव में बहुत गंदा है। आप जा रहे हो गंगा सागर तीर्थ करने, खा रहे हो पी रहे हो पानी वही फेंक रहे हो, ठीक है, बॉटल्स पे ऊपर फेंक रहे हो। कहीं भी जा रहे हो, प्रकृति इतनी सुंदर है, और जहाँ ये नालायक इंसान चला जाता है प्रकृति को रियली है। जाएंगे बॉटल लेके जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, खा के पी के, ये नहीं कि आप अपने बैग में डालो, नहीं, वहीं जाके फेंकेंगे। वहाँ कौन गलत बात है कि नहीं? ये पढ़ा लिखा, चलो शांत हो जाओ। जैसे क्या है, मैंने क्या कहा, समुद्र को कुछ दोगे, समुद्र आपको वापस करेगा। जैसे आप एक फेंकोगे, लहरें क्या आएंगी, वापस आएंगी, वो सारा मैदान में। तो नदियों के पास, परसों की क्लास में मैंने यही बताया था, जब आप कहाँ देखोगे, कहीं ऐसा मिलन देखोगे, नदियों का मिलन हो रहा होगा और समुद्र का मिलन हो रहा होगा। नदियां फोर्स डालती हैं ऊपर जाने पे, समुद्र पीछे करता है बैक, है ना? तो उसमें जहां पर, क्योंकि नदियां गाद ला रही है, तो पानी कैसा होगा, बिल्कुल मटमैला, एकदम कीचड़ टाइप का पानी होगा वहां पर। वही नदियां ला रही है पानी, तो वो अपना सोचती है वहां बैठा दे, और नदी उसी को, समुद्र उसको क्या करता है, पीछे की ओर ढक देता है। अब पहले तो हमारा क्या था, प्रायद्वीपीय भारत था, वो इतना ही था। प्रायद्वीपीय भारत के हमारा मेन जो लैंड है, मेन लैंड इतनी ही थी। और क्या हुआ, नदियों से, पठारी क्षेत्रों से नदियां आई, कुछ इधर से गई है और कुछ आके पश्चिमी घाट से निकल के इधर गई। अब नदियां बह रही हैं, तो जाहिर सी बात है पठारी क्षेत्र से बह रही हैं या समुद्र या आके पर्वतीय क्षेत्र से बह रही हैं। नदियां काटेंगी तो चट्टानों को काटेंगी कि नहीं काटेंगी? चट्टानों को काट रही है। चट्टानों को काटते हुए अपने साथ क्या लेके आ रही है, अवसाद ला रही है। अब ये अवसाद कहाँ जमा कर रही है, ये समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रही है। अवसाद क्या कर रही है भैया, अपने साथ समुद्र में ले जाएंगे ना, जहां रोक पाएंगे वहां रोक देंगे, और जहां नहीं रोक पाएंगे उसको क्या करेंगे, अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे। अब ये अपने साथ गाद लेके आए, समुद्र पीछे यहाँ से लहरें डाल रहा है, इधर रिवर्स कर रहा है ना, ये इधर जा रही है, समुद्र यहाँ ला रहा है। तो जितनी भी गाद होती है वो जमा कहाँ हो जाएगी, साइड से इन क्षेत्रों में जमा हो जाएगी। ठीक, अब मैंने कल परसों आपको बताया था, नवीन डेल्टा और पुराना डेल्टा निर्माण हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। नवीन डेल्टा कहाँ बन रहा है, समुद्र तट के बिल्कुल पास में, और पुराना डेल्टा नवीन डेल्टा के बैक साइड में बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। तो सेम बात यहाँ पर है, जब मैदान एक यहाँ बन गया, तो नदियों को आने का जगह और मिल गई ना, तटीय क्षेत्र और बढ़ गया। फिर कुछ साल बाद, मतलब कुछ हजारों करोड़ों साल बाद, ये मैदान क्या हो गया, और आगे बढ़ गया। क्यों, अभी यहाँ पर ये जमीन क्या हो गई, ठोस हो गई। नदियां और आगे उन्होंने क्या बनाया, मैदान बनाया। जितने भी आपके तट के मैदान होंगे, जहां नदियों के मुहाने हैं, वहां पर कैसे होंगे, चौड़े होंगे, और जहां नदियों के मुहाने नहीं है, वहां पर कैसे होंगे, सकरे होंगे, संकीर्ण होंगे। समझ में आ गया क्यों हो गया, क्योंकि नदियां क्या कर रही हैं, अपने साथ गाद लेके आ रही हैं, और गाद फिर कहाँ जमा करेंगे, यहाँ पर। इसलिए डेल्टाई क्षेत्र, कभी मैप देखना जूम करके, जहां नदियां होंगी वहां डेल्टाई क्षेत्र कैसे होंगे, अधिक चौड़े होंगे, और जहां पर नदियां नहीं होंगी वहां पर कैसे होंगे, सक्रिय होंगे, मतलब संकीर्ण होंगे। अब पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट बताओ, चौड़ा होगा या संकीर्ण होगा? पूर्वी घाट चौड़ा होगा। पूर्वी घाट चौड़ा होगा, क्यों होगा? नदियां ज्यादा, वहाँ नदियां में ज्यादा और इधर की जो नदियां हैं वो एस्ट्री बना रही हैं। पूर्वी घाट की जितनी नदियां हैं वो डेल्टा बना रही हैं, और पश्चिमी घाट की नदियां जितनी हैं वो एस्ट्री बना रही हैं। एस्ट्री बनाने का कारण, ये नदियां क्या है, ये पुरानी नदियां हैं, इन्होंने क्या कर लिया, अपने आधार को प्राप्त कर लिया। आधार प्राप्त करने का मतलब समझो, ये जैसे पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पठारी क्षेत्र बनाते हैं मैंने। अब ये नदियां बह रही है बहुत सालों से, तो ये क्या करा, इनको काटा, पठार को काट के अपने आधार को प्राप्त कर लिया। समझ गया? अब जबकि यहाँ की जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट से निकली हैं और ये अपने आधार को प्राप्त नहीं कर पाई हैं, तो ऊपर से क्या करती हैं, गिरती हैं। जब ये ऊपर से गिरती है तो एक तरह से वाटरफॉल का निर्माण होगा। भारत में जितने भी वाटरफॉल बन रहे हैं, सबसे पहले दक्षिण भारत में बन रहे हैं, और दक्षिण भारत में भी बन रहे हैं, तो कहाँ बनेंगे, पश्चिमी घाट पे बन रहे हैं सब। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं? जितने भी वाटरफॉल बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, दक्षिण भारत में, बनेंगे उत्तर में भी, आपके हिमालय क्षेत्र में भी बन रहे हैं, पर अधिकतर कहाँ बन रहे हैं,
दक्षिण भारत में, और कहाँ पड़ेंगे आपके सारे पश्चिमी घाट में। अब जब नदियां यहाँ से, एक तो ये नदियां कैसे होगी, छोटी है। छोटी क्यों है? क्योंकि यहीं से निकली और यहीं पर क्या हो गई, गिर गई, और ऊपर से गिर रही है तो जब ऊपर से गिर गई इसका मतलब क्या है, ये अपने साथ अवसाद इतने ज्यादा मात्रा में नहीं ला रही है, क्या करेंगे, यहाँ की तरह डेल्टा का निर्माण करेंगे, तो एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी का मतलब जैसे एकदम गिरेंगे और गिर के क्या वहां पर गड्ढे का निर्माण करके फिर आगे फ्लो करेंगी ना, यही तो होता है वाटरफॉल में। जब ऊपर से झरना गिरता है, जैसे बरसात के टाइम पे देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम होता था छत का, वो पाइप ऐसे लटका देते थे ना, अब तो पाइप को सीधे नीचे गिराते हैं, पहले ऐसे लटका देते थे, और जब ऊपर से छत से पानी गिरता था एक सीधे धार गिरती थी, तो वो जो जहाँ पर वो धार गिरती थी वहां पर गड्ढा बन जाता था, पानी फिर फैलता था, है ना। इंजन का पानी। अब मैं तुम्हें सामान्य बचपन में, अगर जिन्होंने सामान्य बचपन जिया होगा, देखा होगा ये सब चीजें, तो वो यहाँ पर नदियों के उसमें देखो एग्जाम्पल है। तो ये नदियां जब ऊपर से गिरती हैं तो नीचे क्या गड्ढा, और उसके बाद वो पानी को फैलाती हैं, पानी को फैला के फिर आगे फ्लो करती हैं। तो ऐसे ही नदियां फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर क्या एस्चुरी बना रही है, जबकि ये नदियां क्या है, पहाड़ को काट के अपने क्या है आधार को प्राप्त कर लिया, और काटते काटते यहाँ पर क्या बना रही है, डेल्टा। डेल्टा बनाने के कारण आपका जो पूर्वी घाट है वो क्या है, चौड़ा है, जबकि पश्चिमी घाट क्या है, संकीर्ण है। समझ में आ गया। और डेल्टा के क्षेत्र में जहां नदियों का डेल्टा बन रहा होगा वो ज्यादा चौड़ा होगा, जहां नदियों का डेल्टा नहीं बन रहा होगा वो कम चौड़ा होगा। क्लियर हो गई बात? अब लिखते जाओ, पहले तो ऐसे लिखो, तटीय मैदान, मरुस्थल हो गए, तटीय मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए, ऐसे लिखो, तटीय मैदानों का निर्माण, अपक्षय अपरदन, ऐसे लिखा है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, लाए गए अवसादों से हुआ है, तथा समुद्र की तरंगों। अब समुद्र की तरंगें पता चल रही कैसी हो रही है, चलो इसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ, मतलब एग्जाम्पल ये बता रही हूँ अपनी एक, जब पहली बार हम गए थे तो मुझे पता नहीं था, जैसे समुद्र की लहरें टच करने का सबको शौक होता है ना, मुझे भी था कि समुद्र की लहरें टच करें, तो पहले मैं ऐसे ही खड़ी हो गई थी, मैंने कहा लो चप्पल उतार के खड़े हो गए हैं, तो अपने स्लीपर खोले, स्लीपर उतार के रेत में खड़े हो गए। अब जैसे ही लहरें आई स्लीपर को भाग के ले गई अपनी ना, अब मैं इतना क्या, और रात में गए थे, पहली बार समुद्र हमने देखा तो रात में ही देखा था, रात में दूर दूर तक पानी, ये भी नहीं पता था कहाँ पर कितना गहरा होगा, अंधेरे में क्या पता चल रहा होगा। अब वो चप्पल चली गई, मम्मी में से कह रही मत जाओ को भी नहीं पता, तो फिर हमने कहा अब तो मेरी चप्पल गई। फिर लहर एक आई, तो एक लहर में एक चप्पल आई, फिर दूसरी लहर में दूसरी चप्पल आई, भाई तो मैंने कहा समुद्र अपने साथ कुछ नहीं ले रहा था, जब तक एक लहर जाएगी दूसरी पीछे से लहर आ जाएगी। और लहरों का कारण पता है, समुद्र में लहरें बनने का कारण एक तो पवनें होती है, आपको बताया था पवनें कैसे चल रही है, शाम को पवनें कैसे चल रही होंगी समुद्र में, समुद्र से स्थल की ओर, है ना, तो लहरें बहुत तेज होंगी ना, इसलिए समुद्र यानी कि सी साइड पे कभी भी जाओ तो रात में नहीं जाना, चप्पल उतारनी चाहिए, उतार तो बहुत दूर उतार, सीख मिल गई, मुझे भी मिली, इतना नहीं पता होता ना, आपके मान लो एक समुद्र की पहली लहर आई हो यहीं तक आई है, दूसरी लहर बहुत तेज आएगी तो हो सकता है उससे पीछे तक आ सकती है। हम कई हादसे हो चुके हैं, सेल्फी ज्यादा अच्छी नहीं सकता। देखो प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति इतनी दुष्ट नहीं कहेंगे, प्रकृति निर्दयी होती है, उसको नहीं पता होता है। कई लोग समुद्र के पास जा जाके इतना गहरे में जाते हैं, आपको नहीं पता है ना पानी का वेग कितना होगा, और आपकी बॉडी उतना वेग झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, बस आप तो चाह रहे एंजॉय करने, अच्छी तरह वो एंजॉय कर लेते हैं, फिर बाहर के ले जाते हैं पीछे से, कई बार होते हैं पहाड़ पे जाते हैं, नहीं चले थोड़ा सा ढाल पे उतरेंगे, यहाँ चलेंगे, अरे थोड़ा सा ढाल पे, इतनी ढाल पे उतर जाते हैं कि बिल्कुल ही ढाल पे चले जाते हैं। ये सब चीजें ना एक प्रकृति है, उसके साथ थोड़ा सा अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। तटीय मैदानों का निर्माण नदियां कर रही है, और कौन कर रहे हैं आपके, समुद्र कर रहे हैं, ठीक है।
भारत में तटीय मैदानों को हम 2 तरह से नाप रहे हैं, मतलब मेजर कर रहे हैं, 2 में बांटे हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी तट पे कौन कौन से राज्य होंगे पश्चिमी तटीय मैदान पर? और पूर्वी तटीय मैदान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि कहाँ है? पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? जितना पुराना पढ़ा चुके सब उससे रिलेटेड करना। पश्चिमी में होगा, पूर्वी में होगा। पूर्वी है, पूर्वी तटीय मैदान की तरफ कौन है और पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ कौन है? पूर्वी में सबसे ज्यादा क्या होगी? कृषि होगी। और बंदरगाह पूर्वी में सबसे कम पाए जाएंगे, सबसे कम है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है तो जो आपके लिए क्या होगा? बंदरगाह के लिए जो क्या है, एक सुटेबल स्थिति बनती है, वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती है, जबकि वो पश्चिमी घाट में मिल जाती है। इसलिए पश्चिमी घाट में भी आपके बंदरगाह ज्यादा है, पूर्वी घाट में बंदरगाह कम है। और पूर्वी घाट में बंदरगाह देखोगे तो काउंटिंग करो, बताओ जरा कौन कौन से पूर्वी घाट में बंदरगाहों की संख्या? पारादीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरी, एन्नोर और चेन्नई है ना? 5 है, यही है ना? 5 है। अब आप इधर पश्चिमी घाट में जरा देखो बंदरगाह कितने? 9 है। कौन कौन से? कांडला, मुंबई है, जवाहरलाल और मैंगलोर, एन्नोर, वो मैंगलोर कह रहे हैं, मैंगलोर और जो उसका वजन कम करने के लिए, वो वजन कम करने के लिए वो तो बनाया है मुंबई हाई का जवाहर। नाम तो उसमें आएगा। तो जवाहर बोल तो दिया मैंने, जवाहर बोला। और इसके अलावा केरल में कौन सा है? केरल में कौन सा है? कोच्चिन बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लो, इनकी विशेषता लिखोगे। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट संघात क्या है? मैदान कैसे बन रहे हैं? पश्चिमी घाट क्या है? संकीर्ण है, जबकि पूर्वी घाट चौड़ा है। चौड़ा होने के कारण पता चल गया क्या है? चौड़ा होने का कारण पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा चौड़ा क्यों है? चरण बताओ। डेल्टा बन रहा है, नदी अपने साथ अब साथ ला रही है, और जितना भी डेल्टाई क्षेत्र होगा वो अधिक चौड़ा होगा और क्या होगा? बढ़ता जाएगा, है ना? अभी मैंने बताया था क्या है, आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इतना है, नदी द्वारा डेल्टा लाया गया तो क्या हो गया? अब इसकी सीमा बढ़ गई। हम कभी होंगे नहीं होंगे तो भारत की सीमा आगे भी बढ़ती जाएगी। बढ़ने का कारण क्या है? नदियां अपने साथ अवसाद ला रही हैं। अब इसकी स्टार्टिंग अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो गंगा नदी का सुना था डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा एक क्षेत्र से तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी तक, इधर आपका गुजरात राज्य ले लेंगे, गुजरात राज्य से पूरा तमिलनाडु तक मैदान के क्षेत्र की सीमा लिख लो। पश्चिमी घाट लिख लो, गुजरात से कन्याकुमारी तक, और पूर्वी तट नहीं पर ही लिखते रहना ऐसी। पूर्वी तट कहां से आता? गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र, कन्याकुमारी का पूर्वी तट लिखो, गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र से कन्याकुमारी। पूर्वी घाट नदियों द्वारा डेल्टा बनाने के कारण अत्यधिक चौड़ा है। हाँ, पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान कैसे भी लिख लो, नदियों द्वारा
डेल्टा का निर्माण करने के कारण अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करने के कारण अधिक चौड़ा है। अब कभी आपसे देखो स्टेटमेंट में बनाया जाएगा, स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान गोदावरी कावेरी कृष्णा नदी के मुहाने पर संकीर्ण है ना? तो क्या होगा, ये सही होगा या गलत होगा? समझ में आ गया? संकीर्ण नहीं होगा, क्या होगा? चौड़ा होगा। अब कभी ऐसे पूछा जाएगा पश्चिमी घाट गंगा नदी को पश्चिमी घाट गोदावरी कावेरी और आपकी कौन सी कृष्णा नदी के डेल्टा बनाने के कारण क्या है, चौड़ा है। अब ये बताओ क्या सही है स्टेटमेंट? पश्चिमी घाट गंगा नदी को गंगा बाबा याद आ जाती है, गोदावरी कावेरी कृष्णा आदि नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक चौड़ा है। क्यों? ये नदियां कहाँ गिर रही है? पूर्वी घाट है। तो ऐसे स्टेटमेंट बना देंगे, पश्चिमी घाट दे देंगे, संकीर्ण दे देंगे, चौड़ा दे देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नदियां जहाँ मुहाना बना रही है वहां मैदान कैसे होंगे? चौड़े होंगे। और जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होगा वहां पर भूमि कैसी होगी? अधिक उपजाऊ होगी। पश्चिमी घाट की तुलना में तमिलनाडु और आंध्रा के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में क्या होगी? कृषि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व घाट में कृषि युक्त भूमि अधिक है। ठीक है, ये सारे आपके जो मैं पढ़ाई में समझाएंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं इससे। पूर्वी घाट में कृषि युक्त भूमि पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है। कोई बात नहीं, लिखते रहो शॉर्ट में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में संकीर्ण है, अधिक नहीं संकीर्ण है। संकीर्णता का कारण पता चल गया? पूर्वी घाट में नदियां डेल्टा बना रही हैं, जबकि पश्चिमी घाट में नदियां क्या बना रही हैं? एस्चुरी। पश्चिमी घाट की एक सबसे अच्छी बात है, पश्चिमी घाट चौड़ा कहां पर है? नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। पश्चिमी घाट सर्वाधिक चौड़ा कहां है? नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर द्वीप भी बन रहा है। अभी भारत के द्वीप पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे। पश्चिमी घाट क्या बनाती है, क्या बताया आपने? पश्चिमी घाट में नदियां एस्चुरी बनाती है, वो तो मैं नदियां बताऊंगी तब विशेषता बताऊंगी, बस यहाँ पर बता दिया है क्योंकि एस्चुरी बना रही है और ये डेल्टा बना रही है। और पश्चिमी घाट अधिक चौड़ा कहाँ पर है? नर्मदा और ताप्ती के मुहाने। मुहाना समझ में आता है ना? मुहाना वो जगह है जहाँ पर नदियां क्या कर रही है? अपना जल समुद्र में गिरा है, मतलब जहाँ उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, लिख ली इतनी बात। अब बात करते हैं और कुछ रह गया तो मैं देख सकती हूँ वैसे बात नहीं करो। ये लिख लिया ना, डेल्टाई क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ होती है, लिख लिया। रीजन पता चल गया। डेल्टाई क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ क्यों होगी? डेल्टाई क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ क्यों होगी? जितना अनुभव होगा उतना ही व्यक्ति में क्या होगा? गुण होगा, है ना? जितना अनुभव होगा उतना ही व्यक्ति में गुण होगा। तो नदियां जितनी दूर से बहती हुई आएंगी, सागर तट को प्राप्त करेंगी, जहां पर अपना ज्ञान गिराएंगी, वो क्या होगी? सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम भारत के द्वीप। अब तक हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या पढ़ लिया? मैदान पढ़ लिए। मैदान कौन कौन से पढ़ लिए? 6 भागों में बांटा था। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को हमने 6 पार्ट में बांटा। कौन कौन से? तो 6 में, चला एक करके बताओ। एक ही लड़की बोलती है, बस एक ही लड़की पढ़ रही है, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा है। वो भी तो पढ़ ही नहीं रहा है। चलो बताओ, भारत के हमने भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा था?
पठार, जिसमें हमने कितनी बात कर ली, उत्तर के मैदान कर लिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कर लिया, पश्चिम का मरुस्थल कर लिया, तटीय मैदान कर लिए। अब बात करते हैं हम द्वीप समूह की। द्वीप समूह के बात करेंगे हम बात पठार, ठीक है। द्वीप क्या होते हैं ये बताओ, जो दिवाली पे दीप जले वो द्वीप थे, वही वाले द्वीप थे। तीन जगह से कुल भी बात द्वीप क्या होते हैं, जो पानी से चारों तरफ, अगर तुम्हारे तरफ चारों तरफ पानी रख दिया जाए या टब में पानी रख के तुम्हें उसके बीच में खड़ा कर दिया जाए तो क्या तुम द्वीप बन जाओगे जरा? हाँ बोलो, हंसा मत करो, थोड़ी क्लास में कॉमेडी हम इसलिए करते थे तुम लोग बोर ना हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई हूँ, और उसको क्या है एक ऐसी भाषा में बताओ समझ में आए। स्थल का या भूमि का है ना, जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे, द्वीप। और द्वीप नदी में भी होंगे और द्वीप समुद्र में भी होंगे, होंगे कि नहीं? द्वीप छोटे भी हो सकते हैं आकार में, द्वीप बड़े भी हो सकते हैं। नदियों में द्वीप नहीं होता है, नदियों में द्वीप नहीं होता। देखो नदी अपने साथ गाद लाई, बीच में इकट्ठा कर दिया, गाद इकट्ठा करती गई और वो इकट्ठा गाद हो गया और पानी का लेवल नीचे हो गया, मिट्टी का लेवल ऊपर हो गया, तो वो जो मिट्टी का छोटा सा भाग दिख रहा है वो द्वीप होगा। जैसे नदियां कभी देखने जाते हो तो बीच बीच में क्या है, अपने यहाँ देवा नदी पे चले जाओ तो बीच बीच पानी इधर उधर होगा, बीच में क्या दिख रहा होगा, मिट्टी की दिख रही होगी ना, स्थल दिख रहा होगा, तो उस समय वो द्वीप होगा। जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो वो छुप जाता है, जब पानी का लेवल कम है। अब यहाँ द्वीप ऐसे होंगे, आप सुनते जाओ, बात नहीं, यहाँ पानी का लेवल क्या होगा, चाहे कितना भी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसका लेवल इतना होगा, मतलब समुद्र सतह से इतना ऊपर होगा कि वो डूबेगा नहीं। कब डूबेगा? जब पानी का ही लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी राजधानी कन्वर्ट कर दी है, चेंज कर दी है, क्योंकि उसकी राजधानी डूबने जा रही है? तुर्की ने बेटा अपना नाम बदला है, तुर्की ने अपनी कैपिटल बदला है, श्रीलंका नहीं। तुर्की ने भी अपना नाम क्यों बदल दिया, तुर्की करा है, कारण क्या था? जापान तो नहीं, जापान भी नहीं, बताओ तुर्की ने अपना नाम चेंज क्यों करा? अच्छा नाम नहीं था, इतना टाइम चल रहा तुर्की, अब उसने कर दिया तुर्की। कारण सिर्फ यही था, तुर्की नाम का एक गूगल पे जैसे आप सर्च करोगे पक्षी आ जाता है। यस मैम आता है ना, वो पंख वाला, ऊंची सी वाला, जैसे तुर्की, और उसको क्या खाने में मतलब मांस के उसमें इस्तेमाल करते हैं उस पंछी। मैं वैसे उसका नाम उसी रीजन के कारण तुर्की देश ने अपना क्या कर दिया, क्यों तुर्की कर दिया। अब जैसे तुर्की करोगे तुर्की देश आएगा, अब वो पंछी नहीं आएगा, रीजन ये था, राजनीतिक रीजन। बताया नहीं क्यों लोगों ने, ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी कैपिटल को चेंज करा है, क्योंकि उसकी कैपिटल डूबने वाली है। जमैका होता है, जमैका है, नहीं पता, बताइए मैम, बताइए नहीं याद। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। कब बोला, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में बोला करो, गलत भी बोलो तब भी सही नहीं बोलो। आपने मम्मी कह रही मैं जकार्ता, अब मैडम ने क्या किया जकार्ता, मैं बोला तो था मैंने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है अभी, अब उसने क्या कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि जल्द ही अपनी राजधानी मतलब कहाँ कर रहे हैं, नुसंतरा, नुसंतारा ना, नुसंतरा से मैंने याद कराया, कैपिटल में नाम है नुसंतारा, ठीक है। तो क्यों करने का कारण है उसका, राजधानी उसकी डूब रही है, आने वाले कुछ सालों में वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, वाटर में क्या, समुद्र के अंदर चला जाएगा, इसीलिए। तो द्वीप समूह क्या है, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से किससे डूबा होगा, पानी से डूबा होगा। द्वीप आकार में बड़े भी हो सकते हैं, छोटा। ऐसा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कह रही हूं मैं, नदी द्वीप नहीं कहा मैंने, ग्रीनलैंड है। सबसे छोटा मालदीव, क्लियर हो
देखो नाम उसका कोको करके है, कोको द्वीप, और उसके अलावा एक दूसरा नाम भी है उसका, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोको नाम मुझे याद है, कोको द्वीप। एक कोको द्वीप आपके हिंद वहाँ अरब साहब बंगाल की खाड़ी में है, एक कोको द्वीप कहाँ पर है, नदी द्वीप है, कहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम भारत के द्वीपों की बात करेंगे तो हम दो पार्ट में बांटेंगे, कौन से, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। नहीं दो तीन ग्रीसिंग करती है हाँ बेटा, भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के द्वीप पढ़ेंगे। अरे इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में कौन कौन से द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप एक ही अलग सी बस एक ही है, पक्का एक ही है। नहीं, भारत में लगभग 1000 द्वीप समूह है, लगभग 1000 क्या है, द्वीप हैं। कैसे हो सकता है? लक्षद्वीप 200 मतलब छोटे छोटे लगभग 200 द्वीपों में है, जिसमें कि 36 द्वीपों क्या है अभी तक ज्ञात है, और 11 द्वीपों में क्या रह रही है, पॉपुलेशन रह रही है। समझ में आ गया? पहली बात, चलो तुम लोगों को एक द्वीप पता है तो मैं एक ही द्वीप का नाम लिख दे रही हूँ। पहला लक्षद्वीप, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए। लक्षद्वीप, लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य, अरे आधा साल बनता है, पूरा साल बनता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी होगी तो सात सेठ की संधि सुनी होगी, बाजीराव ने करी थी सात सेठ की संधि, किसके साथ करी थी, अंग्रेजों के साथ। महाराष्ट्र में 64 द्वीप पे महाराष्ट्र तो फिर अरब सागर में नहीं आ रहा है, नहीं यार अब याद आ और यही सात सेठ द्वीप पर क्या बना है, आपका मुंबई शहर अवस्थित है। मुंबई मुख्य धारा पर नहीं है। आप ये सोचो, ये बना है ना, मुंबई यहाँ पर दिखाते हैं महाराष्ट्र, जबकि मुख्य भूमि पे ना होके मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है, उस द्वीप का नाम है सालसेट। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईएएस में पूछा गया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, निम्न में से कौन से द्वीप की पॉपुलेशन सर्वाधिक है। अब तुम्हें पता है मुंबई देश शहर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सालसेट की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया? सालसेट द्वीप है, कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं सुनी है, फेमस है, कहाँ पर है, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में। हम 1000 याद करने पड़ेंगे ना, क्या होंगे, 1000 द्वीप याद करने पड़ेंगे। नहीं 1000 द्वीप नहीं, जो मेन मेन द्वीप है उनके नाम है। लक्षद्वीप, सालसेट, एलिफेंटा, आर्यभट्ट का नाम सुना है, उसे कौन नहीं जानते, आर्यभट्ट द्वीप। आर्यभट्ट द्वीप। अब याद आ रहा है। आप आर्य करके आर्यभट्ट एक आर्यभट्ट है, एक है, देखो नाम याद नहीं आ रहा, खरिया, चलो नाम याद आ जाएगा बता दूंगी, इसी के साथ है बेटे सब बता रही हूँ। वेलिंगटन, विलिंगटन, विलिंगटन द्वीप बताओ कहाँ पर है, बहुत फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है। आर्यभट्ट है आपका खंबात की खाड़ी में, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, खंबात की खाड़ी। विलिंगटन द्वीप बताओ किस लिए फेमस है, सुने हो विलिंगटन द्वीप का नाम, बहुत फेमस है, सुने भी होंगे, किस लिए सुने हो ये बताओ। वेम्बनाड झील सुने हो, बेमनाड, हाँ
कहाँ है ये वेम्बनाड झील? केरल में है। कयार द्वीप का उदाहरण है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नैमबुक झील, जिसको कहते हैं बैक वाटर लेक्स, है ना। इसी लेक में बना है आपका क्या है? वेलिंगटन द्वीप। इसी वेलिंगटन द्वीप में वो नौकायान प्रतियोगिता जो होती है केरल में। अब सोचो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ पहुंचता है। वेलिंगटन द्वीप इसीलिए फेमस है, जो नौकायान प्रतियोगिता होती है वो यही करी जाती है। और ये कहाँ पर है आपके? वेम्बनाड झील, केरल में। और वेम्बनाड झील कौन सी है? क्या झील है? जब झीलें पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको। वेम्बनाड झील तुम मत लिखो अभी, बस ये लिख लो वेलिंगटन झील केरल, द्वीप केरल। लक्ष्य ठीक हो गया? मेनिकाय बंगाल की खाड़ी में लिख लो सबसे मेन अंडमान निकोबार, आप लोगों ने नाम सुना होगा। खाद्य अभी ऐसे लिख लो, बाद में ऐसा भी मैपिंग करके बता देंगे कौन सा द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, नाम लिख लो। है नहीं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं लोकेशन बताऊंगी तब बता देंगे। बंगाल की खाड़ी, सबसे पहला बंगाल की खाड़ी में जो आपने नाम सुना होगा वो अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा गंगा सागर का नाम सुन रखा है सबने? भारी मेला भी लगता है। हाँ, इतना भारी मेला लगता है कि ममता बनर्जी संभाल ही नहीं पाती वहां की व्यवस्था। अंडमान निकोबार, गंगा सागर, गंगा सागर के बाद श्री हरिकोटा द्वीप सुना है? क्या है श्री हरिकोटा द्वीप पर? इसरो का लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्री हरि धर्म केंद्र ऐसे कुछ नाम। आप सतीश धवन नाम कर दिया इसका, श्री हरिकोटा। व्हीलर द्वीप का नाम सुना है? जिसका नाम कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। वर्तमान में नाम लिख लेना इसका, सतीश धवन अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र हो गया, प्रक्षेपण केंद्र इसका है मिसाइल द्वीप। मिसाइल मैन कौन है आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनका नाम द्वीप कर दिया है व्हीलर द्वीप। ये मोर है। ये गंगा के मुहाने में, बंगाल की खाड़ी में। अभी अवस्थिति आपको मैप पे बता देंगे सबकी। चलो, कितने द्वीपों के नाम याद रखने हैं। मेन पढ़ना जो है आपको इसमें नारकोंडम है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी, इसलिए पढ़ना है बस इसको। मालदीव हिंद महासागर में आएगा। कहाँ लिखा मालदीव? मालदीव देश है, मालदीव देश है, हिंद महासागर में आएगा। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में आएगा, आपको अरब में आएगा। हिंद महासागर में दिखा रहे हैं, हिंद महासागर में नीचे है ना, बहुत 8 डिग्री के बाद है, 8 डिग्री के बाद है।
के बारे में लिख लो। अभी टाइम है, जाना चाह रहे हैं। क्या 12 हो गए? 1 बज के बाद ये देखो लक्षद्वीप लिखो पहले। बोलिए मैम। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को और किसी नाम से जानते हैं? पहले इसको लक्षद्वीप कहते थे, यानी कि 1 लाख द्वीपों का समूह। यहाँ पर जो जाति यानी कि जो मानव रहते हैं वो बोलते हैं मलयालम। ठीक है, मलयालम यानी कि केरल से लगा हुआ है, केरल में आपको मलयालम बोलते हैं। यहाँ भी मलयालम भाषा का उपयोग किया जाता है और इनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बोलते हैं महल भाषा। महल भाषा लक्षद्वीप में लोकल की लैंग्वेज है। और वैसे अधिकतर जो भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है आपके? मलयालम। चलो लक्षद्वीप लिखो पहले। लक्षद्वीप हेडिंग डाल दिया। पहली बात लक्षद्वीप है एक मूंगा द्वीप है। मूंगा बताइए आप लोगों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोरल पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब इसको बताना जरूरी नहीं है। अब ये कोरल का है भी तो कोरल 3 प्रकार के बताए थे। कोरल 3 समूह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक अवरोध में बनता है, जैसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। दूसरी बले आकार की बनती है, बन रही है। बले में कैसे बन रहा था? और एक होता है तट के सहारे बनती है। 3 तरह के बन रहे थे मूंगा। तो जो आपका ये है लक्षद्वीप वो बलय द्वीप है। बलय द्वीप का मतलब समझ रहे हो ना? द्वीप के किनारे 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 मूंगा क्या हो गए? आके बसने लगे, तो एक बलय का बना दिया। अब ये इनका खासियत होती है, ये अपने आप को पूरा बंद नहीं करते हैं, तो घोड़े की नाल के आकार में रहता है। मूंगा है। टोटल कितने द्वीप? 36 द्वीप अभी तक ज्ञात हुए हैं। 11 द्वीपों पे क्या है बसा हुआ? मानव। पुराना नाम इसका कौन सा द्वीप है? लक्काद्वीप। लक्काद्वीप प्लस मिनिकॉय को मिला के इसको कहते हैं अमीनी द्वीप। दोनों को मिला के क्या कहेंगे? किसने बना था? अमीनी द्वीप या अमीनी गिरी? अमीन द्वीप। दीप की बात चली, दीप ही आएगा नाम उसमें नहीं देखा था। अमीन द्वीप। जब भारत की अवस्थिति में पढ़ाए थे तो आपको चैनल्स बताए गए थे। 8 डिग्री चैनल किस किस को लग करता है? मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव को और मिनिकॉय को। 9 डिग्री तो मिनिकॉय है, एक और उसमें मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 11 डिग्री लक्षद्वीप को 11 डिग्री 2 पार्ट में बांटता है, एक उत्तरी लक्षद्वीप और एक दक्षिणी लक्षद्वीप। ठीक है, 11 डिग्री। उत्तरी लक्षद्वीप को कहते हैं अमीनी द्वीप, जबकि दक्षिणी लक्षद्वीप को क्या कह रहे हैं? दक्षिणी को कन्नन और उत्तरी को अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप। और कौन सा चैनल बांट रहा है? 11 डिग्री चैनल। दक्षिणी और ये हो गया आपका 11 डिग्री चैनल। उत्तरी द्वीप
पक्षी अभयारण्य, जिस पर मानव नहीं रहते हैं। पिटली द्वीप पर मानव नहीं है, सिर्फ क्या है, पक्षी अभयारण्य पिटली द्वीप। ये भी माना तो उसको संचालित होगा परमानेंट रहेंगे नहीं, ऐसा होता है ना, एक आवाज रहेगा, बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे। अब यार है तो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। हाँ, तो कोई ना कोई मानव का आवाज नहीं है ना उस पर, तो रेगुलेट कौन कर रहा है उस पर, ये पूछा। आवाज का मतलब ये है ऐसे बस्तियां नहीं बनी हुई है, जो रेगुलेट कर रहा है वो लोग रह रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर रह रहे हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर जैसे क्या है, अभी तुम लोग हो, स्कूल है, अब कहेंगे स्कूल बच्चों के लिए नहीं है, पर ये स्कूल है, तो इसको देखने वाला भी तो कोई होगा, तो देखने वाला चौकीदार है, तो हम चौकीदार की तरह लोग रह रहे हैं, और बस्ती नहीं है। किस पर, पिटली द्वीप पर। अब बात करेंगे सालसेट के बारे में लिख लिया आप लोगों ने, सालसेट के बारे में लिखा, लिख लो, ये महाराष्ट्र में है सालसेट द्वीप, और मुंबई से है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। महाराष्ट्र में लक्षद्वीप की कैपिटल तो आपको सबको पता होगी, लांच से पता है लक्षद्वीप की कैपिटल, कमरावती, कमरा नहीं, कमरावती, कमरा नहीं, कमरावती, अमरावती नहीं है, कबरत्ती है, कबरत्ती हाँ बोलते हैं। कबरती, कबरा कबरती, कबरावती है ना, मैम रत्ती शब्द आता है। तू रती तो है, कबरावती, कबरा रती कह रहे हो तुम? नहीं है, कबरत्ती बोलते हैं, मैम कबरत्ती जाते हैं। आधा था फिर ता बनता। आधा था फिर था, बस कबरती। तुम अमरावती कह रहे हो ना, अमरावती मैंने इसकी बताई थी, तेलंगाना की। चलो सालसेट का लिखो, सालसेट मुंबई शहर पर और सर्वाधिक जनसंख्या इसी द्वीप पर वास करती है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, और ये एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित हैं, बौद्ध से। सालसेट लिखिए बेटा, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा द्वीप लिखो, ये भी महाराष्ट्र में है और फेमस है एलिफेंटा की गुफाओं के लिए। हाँ, और ये एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है, आपके बौद्ध धर्म से या बौद्ध गुफाओं से संबंधित है। कालिया बेट और खादिया बेट, ये नर्मदा के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में है। नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी पे, तभी मैंने तटीय मैदान में बताया था, नर्मदा नदी के पास जो मैदान है वो चौड़ा है, नर्मदा ताप्ती। हाँ। आलिया बेट द्वीप पर क्या पाए गए हैं, पेट्रोलियम के भंडार, पर अभी शोधन कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या पाएंगे? पेट्रोलियम के भंडार आलिया बेट पर, आलिया बेट द्वीप पर क्या पाए गए हैं, पेट्रोलियम के भंडार, अभी शोधन कार्य प्रारंभ नहीं है। वेलिंगटन द्वीप केरल में है, बैम्बनाड झील में, और इसमें क्या होती है, नौका यान प्रतियोगिता। वेलिंगटन द्वीप केरल, हाँ, और कौन से, बैम्बनाड झील में, और बैम्बनाड झील किसका उदाहरण है आपका, लैगून या कयाल झील। लैगून तो हम कहते हैं लोकल भाषा में, इसको क्या कह रहे हैं, कयाल। मिनिका इसी के साथ है बेटा, लक्षद्वीप के साथ ही मिनिका है।
के बारे में लिखो। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप तो क्या है, छोटे छोटे द्वीपों को मिला के एक समूह बनाया गया है। और मिनिकॉय द्वीप क्या है, एक अलग से द्वीप है जो अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप।